तो हेलो साथियों, यहाँ पर हम अब बात करेंगे बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बायोलॉजी हम पूरा बेसिक चीज़ें सीखेंगे, बेसिक पूरा अंदर तक नहीं जाएंगे। जो हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं और किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं, वो हम चीज़ देखेंगे। लेकिन अगर आपको बेहतरीन तरीके से आपको बायोलॉजी के बारे में अध्ययन करना है तो आप किसी दूसरे चैनल पे जाके या कहीं पे कोर्स लेकर बेहतरीन तरीके से उसमें पीएचडी आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है जो कि आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, हर एक एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, वो चीज़ यहाँ पर बायोलॉजी के बारे में हम पूरा सीरीज़ चलाएंगे। ये लगभग 10 से 15 या 1 महीने की सीरीज़ हमारी बायोलॉजी की होगी, केमिस्ट्री की होगी और फिजिक्स की होगी, तीनों हम चलाएँगे यहाँ पर। और डेली हम आपको 10-15 मिनट की वीडियो देंगे। 15 मिनट से नीचे की वीडियो होगी, क्योंकि 15 मिनट से नीचे की वीडियो होती है तो बच्चों को थोड़ा पढ़ने में बढ़िया भी लगता है और देखने में भी बढ़िया लगता है। क्योंकि अगर यहीं हम 40 से 50 मिनट की वीडियो पढ़ाएंगे तो ज़्यादा बोर हो जाएंगे और आपको भी मज़ा नहीं आएगा, हमको भी मज़ा नहीं आएगा। तो क्या करते हैं, कुछ थोड़ा ही पढ़े लेकिन इंटरेस्टेड के साथ पढ़े। चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी कि आखिर हम बायोलॉजी में पढ़ने वाले क्या हैं, पूरा डिटेल में बेसिक चीज़ आपको बताऊँगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बायोलॉजी में, आपको पता है कि बायोलॉजी की खोज किसने किया था। तो बायोलॉजी की खोज किसने किया था दोस्तों, बायोलॉजी का खोज किया था हमारे अरस्तु ने। किसने? अरस्तु। याद रखिए कि ये पॉइंट आपको, बायोलॉजी का खोज किसने किया था, अरस्तु। सो दोस्तों यहाँ पर राइटिंग पर थोड़ा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि हम पेन से लिख रहे हैं, वो भी मोबाइल में। तो भाई अभी पहला है तो थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रही है, तो आप लोग समझ सकते हो, मैं बोल भी रहा हूँ। तो आप लोग नोट करना चाहते हो तो बेसिक तरीके से नोट भी कर सकते हैं। तो बायोलॉजी का खोज किसने किया था, अरस्तु। अब देखिए यहाँ पर बायोलॉजी आपको हम सिखाएंगे बायोलॉजी होता क्या है। ठीक है, देखिए बायोलॉजी पहले हमारा एक सिर्फ जंतु विज्ञान को ही बोला जाता था। ठीक है, जंतु विज्ञान जिसको हम जीव विज्ञान बोलते हैं, जिसमें मनुष्य और क्या आते हैं, जानवर, मनुष्य और जानवर आते हैं। इसकी खोज हमारे अरस्तु ने किया था। ठीक है, बायोलॉजी हमारा पहले एक ही था हमारा, वो भी जंतु विज्ञान। लेकिन बाद में चल के पता चला कि बायोलॉजी में दो चीज़ होता है। बायोलॉजी में एक चीज़ हमारा होता है जूलॉजी। ठीक है, क्या होता है हमारा, जूलॉजी। एक हमारा होता है जूलॉजी, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान। क्या बोलते हैं, जंतु विज्ञान या जीव विज्ञान। समझिएगा मेरी बात को। ठीक है, उसके बाद एक और चीज़ पता चला कि इसमें बायोलॉजी में ही एक और चीज़ होती है हमारा, जिसको हम बोलते हैं क्या, वनस्पति विज्ञान। क्या बोलते हैं दोस्तों, वनस्पति विज्ञान। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, राइटिंग पे थोड़ा मत ध्यान दीजिएगा, क्योंकि भाई राइटिंग मोबाइल पे लिख रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग पहले सबसे पढ़ेंगे हमारा जूलॉजी के बारे में, कि जूलॉजी यानी कि जंतु विज्ञान, जिसमें हमारा जंतु आते हैं, जानवर यानी कि जानवर और मनुष्य आते हैं, और वनस्पति में आपको पता है कि पेड़ पौधे आते हैं। क्या आते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे आते हैं, और इसमें हमारा क्या आते हैं, मनुष्य और जो हमारा जानवर होते हैं वो चीज़ आते हैं। अब देखेंगे आगे। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर अब देखेंगे कुछ बेसिक बातें कि हमारा, जब भी मैंने बताया कि बायोलॉजी की खोज किसने किया था, अरस्तु ने। जीव विज्ञान, पहले बायोलॉजी को जीव विज्ञान कहा जाता था, लेकिन अभी हमारा जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान, तो इसको एक क्वेश्चन बनता है कि जीव विज्ञान की खोज किसने किया था। ठीक है, जीव विज्ञान की खोज किसने किया था, तो हमारा किसने किया था दोस्तों, अरस्तु ने। किसने किया था, अरस्तु। लिख लीजिएगा बढ़िया से, अरस्तु। और उसके बाद हमारा अब बाद में पता चला कि इसमें एक और चीज़ होता है, वनस्पति विज्ञान, जो कि जिन्होंने खोज किया था, जिससे वनस्पति विज्ञान की खोज किसने किया था, और वो कि कब किया था, तो वनस्पति विज्ञान का जगदीश चंद्र बसु। किसने किया था दोस्तों, जगदीश चंद्र बसु। ठीक है, ये भाई तो आप सोच सकते हैं कि मैंने किस तरह से मैं लिख रहा हूँ मोबाइल पे। ठीक है, तो आप लोग समझ ही सकते हो, लिखना आसान थोड़ी होता है। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारा जो वनस्पति विज्ञान का है, ये पता चला, जो हमारे जगदीश चंद्र बसु जी थे, इन्होंने एक मशीन लिया, जिस मशीन का नाम था हमारा क्रेस्कोग्राफ। मशीन का नाम क्या था दोस्तों, क्रेस्कोग्राफ मशीन द्वारा इन्होंने खोज किया और पेड़ पौधों के पास गए। एक मान के चलिए, जिस तरह से हम कहीं पे जाते हैं किसी अनजान व्यक्ति के पास, उसके बारे में हमको कुछ नहीं पता है कि वो क्या है, क्या कास्ट है, कैसा है,
क्या करता है, ये सब हमको नहीं पता होता। लेकिन बाद में हम जब इसको कुछ घंटे कुछ समय देते हैं, कुछ उसको निरीक्षण करते हैं, तो पता चलता है कि ये आदमी क्या है। उसी तरीके से ये जो गए पेड़ के पास, पेड़ के उन्होंने देखा ध्यान से, 2-3 घंटा समय दिया, बहुत दिन समय दिया, बहुत मतलब अब ज़्यादा समय लेने लगे। उसके बाद इन्होंने ये क्रेस्को, ये हमारा जो है मशीन है, ये क्रेस्कोग्राफ मशीन द्वारा इन्होंने देखा, पेड़ पौधों को जांच किया, तो पता चला कि पेड़ पौधे जीवित घोषित हैं। ठीक है, इन्होंने देखा कि पेड़ पौधे भी जीवित हैं, पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं, पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं, पेड़ पौधे भी प्रजनन करते हैं। मतलब जो मनुष्य करता है पेड़ पौधे सभी चीज़ करते हैं, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं चल नहीं सकते हैं। पेड़ पौधे क्या होते हैं, चल नहीं सकते। मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान तक चल सकता है, लेकिन जो पेड़ पौधे हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पे नहीं चल सकते हैं। तो ये क्रेस्कोग्राफ मशीन द्वारा इन्होंने घोषित किया कि जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे में भी जीव होता है, पेड़ पौधे भी जीवित होते हैं। तो पेड़ पौधे की खोज कितने की थी, तो हमारे जगदीश चंद्र बसु ने। तो कहीं पर भी आए वनस्पति विज्ञान या पेड़ पौधे या आप पौधों प्लांट की खोज, ये सब वनस्पति विज्ञान जगदीश चंद्र बसु आप बताएंगे कहीं पर भी, जगदीश चंद्र बसु। अब देखिए हम बात करेंगे, सिर्फ ये हमारा हो गया पेड़ पौधे के बारे में थोड़ा सी बातें, लेकिन हम बात करेंगे अब यहाँ पे आपको जीव विज्ञान के बारे में। सिर्फ हम जीव विज्ञान ही सीखेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान सबसे पहले हम सीखेंगे जीव विज्ञान। ठीक है। अब जीव विज्ञान में हमारा सबसे पहले आता है हमारा कि जीव विज्ञान की खोज किसने किया था, तो हमने बताया कि अरस्तु। किसने किया था दोस्तों, अरस्तु ने किया था। उसके बाद हमारा आता है फादर्स ऑफ बोटनी। फादर्स ऑफ बोटनी किसे कहते हैं, फादर्स ऑफ बोटनी किसके कहा जाता है, फादर्स ऑफ बोटनी किसको कहा जाता है, थियोफ्रेस्टर। किसको, थियोफ्रेस्टर लिख दीजिएगा, थियोफ्रेस्टर। ये सब इंग्लिश शब्द है, लेकिन हिंदी में भी चलता है। विज्ञान में आप इंग्लिश को हिंदी में भी लिख सकते हैं, हिंदी को इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, या आप इसको कहीं पर मतलब जैसा हमारा आपको समझ सकते हैं। उसके बाद हमारा फादर्स ऑफ जूलॉजी, अभी मैंने बताया कि अरस्तु को, बोटनी को थियोफ्रेस्टर कहा जाता है। अब यहाँ पर हम सीखेंगे कुछ ऐसी बातें जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब सीखेंगे हम यहाँ पर कोशिका के बारे में। मैंने छोटी छोटी जो बातें हैं, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी में कौन कौन सी है, बायोलॉजी की खोज किसने किया था, और पेड़ पौधे की खोज कैसे हुई, फादर्स ऑफ बोटनी किसने किया, कहा था, किसे कहा जाता है, ये सब मैंने बता दिया आपको। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर सीखेंगे कोशिका के बारे में कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि कोशिका आखिर होता क्या है। ठीक है, कोशिका कहते हैं किसको, तो ये चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर सीखेंगे कोशिका के बारे में। तो सबसे पहले हम बताएंगे, पहला पॉइंट हमारा एक देखिएगा कि वह छोटी इकाई क्या है। सबसे छोटी इकाई क्या है, तो बहुत से बच्चे बोलेंगे कोशिका। बहुत से बच्चे बोलेंगे कोशिका, सबसे छोटी इकाई क्या है, कोशिका। लेकिन नहीं, सबसे छोटी इकाई कोशिका नहीं है। इकाई बोले तो दूसरा चीज़ होता है, लेकिन वहीं पर बोल दे कि सबसे छोटी इकाई जो हर एक कार्य को कर सकता है, सबसे छोटी इकाई जो हर एक कार्य को कर सकता है, तो तब हम यहाँ पर बोलेंगे क्या, कोशिका। सबसे छोटी इकाई कौन सी है जो हर एक कार्य को कर सकती है, तो हमारा क्या है दोस्तों, कोशिका है। अब देखें कोशिका की खोज किसने किया था। ठीक है, ये बात आप लोग जानेंगे। तो कोशिका की खोज जब हुआ था, तो सबसे पहले जब कोशिका की खोज हुआ, तो कोशिका की खोज दो तरीके से हुई। हमारा पहला होता है मृत्यु, यानी कि मृतक, जिसको हम लोग मुर्दा बोलते हैं देहाती भाषा में, मृतक यानी कि मुर्दा। सबसे पहले जब कोशिका की खोज हुई, तो जो हमारा कोशिका थी वो क्या थी दोस्तों, एक मृतक के रूप में थी। कोशिका हमारा क्या थी, मृतक के रूप में से थी। और जो मृतक कोशिका की खोज किया था, किसने किया था दोस्तों, हुक रॉबर्ट। किसने किया था, हुक रॉबर्ट। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं, आपको याद रखना है। ठीक है, हुक रॉबर्ट ने मृतिक कोशिका की खोज की थी। लेकिन जब जीवित कोशिका की खोज हुई, तो जीवित कोशिका की खोज किसने किया था दोस्तों, जीवित कोशिका की खोज हमारे किए थे ए.बी. हाक। शॉर्टकट में नाम बोलते हैं हमारा ए.बी. हाक। ठीक है, ए.बी. हाक जो थे, ये हमारे जीवित कोशिका की खोज की थी इन्होंने। ठीक है, तो ए.बी. हाक जो है जीवित कोशिका की खोज की थी, और मृतिक कोशिका की थी हुक रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, हुक रॉबर्ट या रॉबर्ट हुक, कुछ भी बोल सकते हैं। आप एग्जाम में आएगा तो इसको आप ट्रिक मार देंगे। ठीक है, दोनों लोगों को। अब देखिए हमारा कोशिका का सिद्धांत, कि कोशिका की सिद्धांत किसने दिया था। तो कोशिका की सिद्धांत हमारा सबसे पहले दिया था एम.जे. स्लाइडेन। किसने दिया था दोस्तों, एम.जे. स्लाइडेन ने। एम.जे. स्लाइडेन ने कोशिका के सिद्धांत दिया था, जो कि जर्मन के एक वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, जर्मन के रहने वाले थे। और ये विज्ञान की तरफ से एक विज्ञान शास्त्री की तरफ से थे, और इनका नाम था एम.जे. स्लाइडेन, जिन्होंने कोशिका की सिद्धांत दिया, वो भी 1838 ईस्वी में। 1838 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया एम.जे. स्लाइडेन ने। ठीक है,
तो एमजे स्लाइडर ने 1838 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत दिया। अब हम देखेंगे कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातों को। तो चलिए हम यहाँ पर आपको दिखाते हैं कुछ चीज़ें जो कि आपको जानना बहुत ही आवश्यक है, तभी आप समझ पाएंगे, नहीं तो नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, देखिए अभी मैंने बताया कि जो छोटी इकाई है सबसे जो कार्य कर सकती है हमारा होता है कोशिका। अब कोशिका के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना होगा, कोशिका के बारे में डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको। ठीक है, समझ सकते हैं, कोशिका के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है वो समझ में। देखिए हमारा जो शरीर होता है वो बनता कैसे है, जो मनुष्य का जो शरीर है वो बनता कैसे है, तो इसको हम बताएंगे। तो शरीर हमारा बनता है अंग से। अंग, जो हमारा अंग मिलकर बहुत से अंग मिलते हैं तो शरीर, और अंग कैसे बनता है दोस्तों, तो अंग हमारा बनता है ऊतक से, और इसको हमारा जो बनता है कोशिका। लेकिन इसी को पढ़ाने का तरीका ये चीज़ है, पढ़ाने का तरीका इसको आप लोग देखिएगा कि पढ़ाने का तरीका क्या है। सभी मास्टर जो होते हैं बच्चों को आसान तरीके से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए जो सबसे छोटी इकाई है कोशिका, जो सबसे छोटी इकाई है दोस्तों कोशिका सबसे पहले मिलती है। ठीक है, जब कोशिका मिलती है, बहुत सी जब कोशिकाएं मिलती है तो वो हमारा ऊतक का निर्माण करती है। ठीक है, ऊतक एक ऐसा चीज़ है जो कि अंग बनाता है। जो कि जब बहुत से ऊतक मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है दोस्तों, अंग बनता है, बहुत ही वो अंग बनता है। ठीक है, ये हमारा गलत हो गया, अंग बनता है। और बहुत से जब अंग मिलते हैं तो हमारा क्या होता है, पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है, पूरा शरीर का निर्माण हो जाता है। तो कैसे होता है देखिए, तो अभी मैंने बताया कि कोशिका मिलता है तो ऊतक बनता है, ऊतक से मिलते हैं तो अंग बनता है, अंग जब मिलता है तो क्या बनता है, पूरा हमारा शरीर निर्माण हो जाता है। देखिए जो ये कोशिका है ये बहुत ही छोटी इकाई है, इसको आप नंगी आंखों से देखना मुश्किल है। लेकिन जो ऊतक है, ऊतक ये हमारा जो होता है ना, ऊतक कोशिका से मिलकर ही ऊतक बनते हैं। लेकिन जो हमारा अंग है, अंग साफ साफ देखते हैं। जैसे अंग क्या है, अंग हमारा है, एक हो गया हमारा अंग आँख, एक ये अंग है, आँख हमारा एक अंग है। नाक हो गया, नाक हमारा एक अंग है। ठीक है, नाक हो गया, नाक हमारा एक अंग है। हाथ हो गया, हाथ हमारा एक अंग है। तो जी जब ये हाथ और नाक, कान, मुंह ये सब जब मिलते हैं तभी तो हमारा शरीर का निर्माण होता है। सिंपल सा आप समझिएगा, जब हमारा पैर, दो नीचे का पैर मान लीजिए हमारा किसी नट से कसा हुआ है। देखिए अब आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। मान लीजिए हम ही हैं, ठीक है, हम मान लीजिए कुछ मशीन चीज़ है या कुछ भी है, लोहा है, कुछ भी, जो भी आप मान सकते हैं। लेकिन देखिए जब हमारे दो पैर, जो हमारा ये पैर है, ठीक है, किसी भी व्यक्ति का जो पैर है, जब इसको पैर है तो यहाँ पर मान के चलिए कि नट से कसा हुआ है। ठीक है, नट से का यहाँ पर दोस्तों कसा हुआ है, ये इसका कमर है। ठीक है, यहाँ पर नट से कसा हुआ है। उसके बाद जब नट से कसे हैं तो ये इसका पेट बन जाता है। यहाँ पर जब इसको पेट यहाँ पर रह जाएगा, उसके बाद जब ये हाथ, मान के चलिए ये हाथ कस दिए हम, यहाँ पर ये हाथ कस दिए, ये मूड़ी कस दिए, तो ये हमारा होगा एक आदमी। तो इस तरीके से ये एक अंग हो गया, ये यहाँ पर कान एक अंग हो गया, हाथ हमारा एक अंग हो गया, पैर एक अंग हो गया। तो ये सब क्या है दोस्तों, अंग है। अब ये हमारा पैर एक अंग हो गया, तो इसी अंग, ये जो हमारा पैर है, इसी में तो हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसी के अंदर हमारा कोशिका ऊतक हो जाएगा। तो जब इसके अंदर इसको जब हम फाड़ेंगे पैर को या किसी भी अंग को फाड़ के देखेंगे, फाड़ेंगे तो हमारा उसमें निकलेगा ऊतक। जब ऊतक को हम फाड़ेंगे ना, ऊतक को जब फाड़ेंगे तो उसमें कोशिका, तो आप लोग समझ सकते हैं कि कोशिका कितनी अंदर है, कोशिका कितनी अंदर है और कितनी छोटी इकाई है। तो आप लोग समझ सकते हो, बताने की जरूरत नहीं, आप इतना मैं डिटेल में बता रहा हूँ, आप दोस्तों अच्छी तरीके से समझ में आया ही चुका होगा। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे क्या चीज़ें। तो अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ऊतक नहीं देखेंगे, कोशिका से इसे सब मिलकर बनता है। तो कोशिका के हम सबसे अब यूनिट देखेंगे, कोशिका की सबसे छोटी इकाई यूनिट, यानी कि हम यूनिट बोलते हैं, इकाई, छोटी इकाई क्या है सब देखेंगे। ठीक है, चलिए, और उसके बाद हम दूसरे वीडियो में कोशिका को पूरा काट पीट कर देखेंगे, उसमें क्या क्या माइक्रोकांडिया होता है, गोल्गी बॉडी होता है। ठीक है, माइक्रोकांडिया, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, इसकी बनावट को पूरा डिटेल में हम कल वीडियो में आपको दे देंगे। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर कुछ मोस्ट बातें। अब देखिए, अब कोशिका दो चीज़ में होता है, पेड़ों में भी होता है कोशिका, और जंतुओं में भी होता है, और मनुष्यों में भी होता है। तो जो मनुष्य और जंतु है, जो मनुष्य है और जानवर है, वो हमारा एक ही में आता है, जूलॉजी में, और जो हमारा पेड़ पौधे है वो वनस्पति विज्ञान में आता है। ठीक है, आपको पता है ना कि वनस्पति विज्ञान में आता है। अब देखिए, तो जो चीज़ है, अब यहाँ पर लिखे जंतु में सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा कोशिका क्या होती है। ठीक है, तो जंतु में सबसे बड़ा कोशिका क्या है दोस्तों, जंतु में सबसे बड़ा जंतु में कौन सी कोशिका होता है, तो वो होता है हमारा शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा को हमारा
वैज्ञानिकों द्वारा माना गया है कि सबसे बड़ा हमारा जंतु में सबसे बड़ा कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा, जो कि बहुत ही बड़ा और विशाल भी होता है। शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है, बहुत बड़ा होता है शुतुरमुर्ग का अंडा, ठीक है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि शुतुरमुर्ग का अंडा कैसा होगा। जब शुतुरमुर्ग ही बड़ा होता है तो उसका अंडा लगभग मान के चलिए कि 5 किलो 10 किलो जितना भी होगा मुझे पता नहीं है, लेकिन बड़ा होता है, ठीक है। शुतुरमुर्ग के अंडा को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? जंतु विज्ञान की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। और छोटी कोशिका किसको बोलते हैं जंतु विज्ञान में? यानी कि जंतुओं में सबसे छोटी कोशिका क्या है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा। क्या है दोस्तों? माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। माइक्रो जो प्लाज्मा है वो सबसे छोटी इकाई है जंतुओं में। जो माइक्रोप्लाज्मा है छोटी इकाई है जंतुओं में। अब देखिए, अब इसी चीज़ को हम दिखेंगे कि अभी मैंने क्या बताया कि जंतुओं में क्या होता है, मतलब जानवरों में सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। अब देखेंगे यहाँ पर हम मनुष्यों में बड़ा और छोटा कोशिका क्या होता है, ठीक है। मनुष्यों में देखेंगे तो मनुष्यों में सबसे छोटा या बड़ा आपको देखना है तो ये बहुत ही आसान तरीका है। देखिए, सबसे बड़ा हमारा होता है औरतों में और सबसे छोटा होता है हमारा मनुष्यों में, यानी कि पुरुष में, ठीक है, पुरुष में होता है। तो सबसे बड़ा हमारा मनुष्यों में देखेंगे तो औरत भी हमारा मनुष्य में। आपको बता दें कि जो हमारा मनुष्य होता है, आदमी और औरत दोनों मनुष्य की ही कैटेगरी में आते हैं। ये मत सोचिए कि मनुष्य आदमी अलग हो जाएगा मनुष्य और औरत अलग मनुष्य हो जाएगा, नहीं, दोनों को मनुष्य ही बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे बड़ा कोशिका क्या है मनुष्य में? सबसे बड़ा कोशिका ओवम। ओवम आपको पता है कि ओवम क्या होता है? ओवम जिसको हम लोग अब अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय जो कि सिर्फ औरतों में होता है। अंडाशय जिसमें हम लोग बच्चे का निर्माण होता है, प्रजनन के कारण बच्चों का निर्माण होता है, ये ओवम होता है, उसको हम लोग ओवम बोलते हैं। जिसको हम लोग हिंदी में बोले तो अंडाशय बोलते हैं, अंडाशय। तो सबसे बड़ा कोशिका क्या है मनुष्यों में? तो ओवम, अंडाशय। और सबसे छोटी कोशिका क्या है दोस्तों? तो छोटी कोशिका है हमारा इस स्पर्म। स्पर्म आपको पता होगा जो कि सिर्फ मनुष्यों में ही पाया जाता है। शुक्राणु जिसको हम लोग बोलते हैं, शुक्राणु हम लोग जिसको बोलते हैं, जो कि हमारा मनुष्य में पाया जाता है। स्पर्म आपको पता होगा, स्पर्म तो सभी गांवार लड़के भी जानते हैं स्पर्म क्या होता है, ठीक है, जो कि बहुत सी खून की बूंदों से मिलकर स्पर्म बनता है। तो ये मैं नहीं बताने वाला हूँ, मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि सबसे छोटी कोशिका क्या है दोस्तों मनुष्यों में? शुक्राणु या स्पर्म केवल मनुष्यों में ही पाया जाता है, केवल मतलब पुरुष में ही पाया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे सबसे लंबा कोशिका क्या है। मैंने देखिए यहाँ पर बताया मैंने सबसे बड़ा सबसे छोटा, लेकिन मनुष्यों में एक चीज़ और भी होता है जो कि लंबा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंबा, ठीक है। तो लंबा के लिए हम क्या करेंगे? तो जो मनुष्यों में सबसे लंबी कोशिका होती है दोस्तों वो होता है हमारा ब्रेन, यानी कि दिमाग, ठीक है। क्या होता है दोस्तों? ब्रेन, यानी कि हमारा क्या होता है? दिमाग। या आप 3 बातें याद रखिएगा कि सबसे लंबा कोशिका क्या है मनुष्य में? तो ब्रेन, जिसको हम लोग न्यूरॉन बोलते हैं, जिसको हम लोग ब्रेन को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन। दूसरी भाषा में हमको न्यूरॉन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है, लंबा हो गया, छोटा हो गया, बड़ा हो गया। अब देखेंगे हम विभाजन, कि विभाजन हमारा होता क्या है। देखिए, आपको पता है कि विभाजन किसको कहते हैं? किसी भी चीज़ को अगर हम उसको अलग कर देते हैं, अलग करके उसको काट देते हैं, फिर वो बन के तैयार हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? दूसरा विभाजन। अगर इसी को हम गणित भाषा में देखेंगे तो विभाजन मतलब उसको सिर्फ काट के छोड़ देना, मतलब जोड़ना वोड़ना नहीं कुछ। लेकिन यहाँ पर जो बायोलॉजी में विभाजन होता है वो होता है हमारा पुनः निर्माण। विभाजन मतलब क्या होता है? पुनः निर्माण, जो कि अपने अंग को पुनः निर्माण कर सकता है। देखिए, तो मनुष्य में सबसे पुनः निर्माण किस में सबसे ज़्यादा होता है? तो वो होता है हमारा फेफड़ा में। फेफड़ा में सबसे ज़्यादा पुनः निर्माण होता है लीवर, जिसको हम लोग बोलते हैं लीवर में, ठीक है। लीवर में, लीवर, अगर कोई व्यक्ति है अगर आपके लीवर में चाकू मार देता है ना, चाकू, तो आप मरेंगे नहीं, ठीक है। चाकू मार देता है तो आप मरेंगे नहीं, क्योंकि जब चाकू निकल जाएगा तो 1 हफ्ते बाद या 2 हफ्ते बाद जो वहाँ पर जो चाकू फाड़ा होगा लीवर को, ठीक है, वो फिर से घाव को भर देगा, फिर से घाव को क्या करेगा? भर देगा, वो ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहीं हमारा जो है सबसे, अगर उसी चाकू को हम अपने दिमाग यानी कि ब्रेन में मार दें तो मनुष्य मर जाएगा, तुरंत ही बचेगा नहीं, क्योंकि विभाजन होता ही नहीं है उसमें, पुनः निर्माण होता ही नहीं है, जिस समझ नहीं सके। तो सबसे हम एक यहाँ पर क्वेश्चन बना किया कि मनुष्यों में सबसे ज़्यादा विभाजन कहाँ पे होता है? तो वो होता है हमारा लीवर में। क्या होता है दोस्तों? लीवर में होता है। और यहाँ पर सबसे कम विभाजन कहाँ पर होता है? सबसे कम हमारा होता है ब्रेन में। सबसे कहाँ होता है कम? ब्रेन में।
तो ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट बातें हैं आपको कि सबसे ज़्यादा विभाजन किस में होता है, तो मनुष्यों के लीवर में होता है, और सबसे कम विभाजन कहाँ होता है, तो मनुष्यों के दिमाग में होता है, यानी कि ब्रेन में होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी जंतुओं में सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा है। मनुष्यों में सबसे बड़ी कोशिका क्या है, अंडाशय ओवम, जो कि औरत में होता है। और मनुष्यों में सबसे छोटा जो कि स्पर्म है, जो कि सिर्फ मनुष्यों में पुरुषों में होता है, शुक्राणु, सॉरी मैं पुरुषों बोल दे रहा हूँ बार बार। और सबसे लंबा है जो कि ब्रेन है, सबसे लंबा कोशिका क्या है दोस्तों, तो ब्रेन है, ठीक है। और ब्रेन में विभाजन नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा लीवर में विभाजन होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर मैंने और भी बातें बताई जो कि आपको दोहरा दूँ। और यहाँ पर मैंने बताया कि कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ठीक है। कोशिका से मिलकर ऊतक बनते हैं, ऊतक से मिलकर अंग बनते हैं, और अंग से मिलकर हमारा पूरा क्या बन जाता है दोस्तों, पूरा हमारा शरीर का निर्माण हो जाता है, ठीक है। कोशिका के बारे में इतना आप लोग बातें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका की बनावट क्या है, कोशिका में कौन कौन सी चीज़ें मिलकर बनी है। कोशिका भित्ति है, कोशिका झिल्ली है, माइक्रोकांडिया है, ग्लोजी बॉडी है, मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़ना है। कोशिका के अंदर में, कोशिका को आप तोड़ के देखेंगे कि कोशिका के अंदर क्या क्या होता है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, इसी तरीके की वीडियो के लिए आप लोग सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, वंदे मातरम।